को नमस्कार। हिंदी से प्रगत चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो 5 यूनिट हैं, उन 5 यूनिट्स से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो चुनिंदा हैं, परीक्षा उपयोगी हैं, उन प्रश्नों को समाविष्ट करने का प्रयास हमने किया है, जो परीक्षा उपयोगी हैं या कहें कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सभी वीडियो में बने रहेंगे और इन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और इनके उत्तर की ओर चलेंगे। तो साथियों, चैनल में पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कई लोग हमारी जो वीडियो को देखते तो हैं और लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़, ये करबद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप सभी के सामने, आप सभी के पास जो हमारी वीडियो हैं, अन्य वीडियो, तो वो आते रहेंगी, तो आप सभी को इसका लाभ होगा। तो निवेदन है कि आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न की ओर। पहला जो प्रश्न है साथियों, जो हमने प्रश्नों की श्रृंखला है आपके लिए जो तैयार की है, ये उच्च स्तरीय जो प्रश्न है और विभिन्न प्रामाणिक स्रोतों के माध्यम से आप सभी के सम्मुख लाने का प्रयास हमने किया है। तो निश्चित रूप से आप सभी के लिए ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो पहले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि से परिसंवाद या विचार गोष्ठी को संबद्ध करके देखा जा सकता है? देखिए, कौन सी विधि, शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें परिसंवाद या विचार गोष्ठी को संबद्ध करके अर्थात जोड़ के देखा जा सकता है? तो आपको बताना है। पहला विकल्प है आविष्कार विधि, दूसरा है परिचर्चा विधि, तीसरा है व्याख्यान विधि, चौथा है प्रदर्शन विधि। प्रश्न को समझिए, मनन कीजिएगा और उत्तर की ओर आइए। बताइए प्रश्न का उत्तर, जो सही समुचित उत्तर है वो क्या है? साथियों, इस प्रश्न का जो समुचित उत्तर है वो है साथियों परिचर्चा विधि। देखिए, विचार गोष्ठी कहा गया है या परिसंवाद कहा गया है। जहाँ परिसंवाद और विचार गोष्ठी होगी तो वहाँ परिचर्चा विधि होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये आविष्कार विधि, यदि कोई आविष्कार से संबंधित चीज़ें होती है तो वो आविष्कार के अंतर्गत आती हैं। और व्याख्यान विधि आप सभी जानते हैं, यदि कोई शिक्षक व्याख्यान दे के शिक्षण करता है तो प्रदर्शन विधि, तो आप ये भी जानते हैं, जैसे शब्द से पता लगता है कि कोई भी ऐसी शिक्षण विधि जिसमें प्रदर्शन किया जा रहा है किसी विषय वस्तु का, है ना। तो जो परिसंवाद या विचार गोष्ठी से तात्पर्य हुआ कि परिचर्चा विधि, इसका सही उत्तर होगा परिचर्चा विधि। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, शिक्षण में छात्रों से प्रश्न करने का कौशल सबसे अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? आपको बताना है कि शिक्षण में छात्रों से प्रश्न करने का कौशल सबसे अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है। पहला विकल्प है शिक्षण में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, दूसरा है छात्रों द्वारा तथ्यों को याद रखने के लिए, तीसरा है छात्रों को अनुशासित बनाने के लिए, चौथा है छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए। तो आपको बताना है कि जो शिक्षण है उसमें जो प्रश्न करने का कौशल है, ये ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न करने का कौशल है वो सबसे अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है, कि प्रश्न करके कि क्या जो है हमको लाभ मिलता है, इसको आपको बताना है। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है ये पहला वाला है। इसमें है कि शिक्षण में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, जो शिक्षण है उस शिक्षण में छात्रों की सक्रिय भागीदारी है अथवा नहीं है, ये प्रश्न करने का जो कौशल है वो सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है कि शिक्षण में छात्रों की सक्रिय भागीदारी है अथवा नहीं है, तो इसकी पहचान करता है। ठीक है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप नोट भी करते रहेंगे, जो फाइनल टच या सिंहावलोकन के समय आप सभी के लिए बड़े उपयोगी होंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? देखिए साथियों, जो सूक्ष्म शिक्षण है, माइक्रो टीचिंग,
वह माइक्रो टीचिंग जो है सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षित कर उनमें शिक्षण कौशल विकसित करने की तकनीकी है। ठीक है, या कह सकते हैं कि हम सूक्ष्म अर्थ में यदि हम सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छात्रों के एक छोटे समूह और कम कार्यों के साथ शिक्षण के साथ किया जाने वाला जो शिक्षण है उसे हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। अब पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, अर्थात असत्य है। पहला विकल्प है यह एक शिक्षण विधि है। दूसरा है यह शिक्षण कौशल का अंतर्भाग यानी कोर है। ठीक है, तीसरा कहा जा रहा है हर कौशल के लिए अलग से अभ्यास चाहिए। चौथा है प्रश्न करना सूक्ष्म शिक्षण का एक घटक है। तो अब आपको बताना है साथियों, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो जल्दी से जल्दी बताइए। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो पहला वाला है। जो सूक्ष्म शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण विधि नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये शिक्षण विधि के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि यह शिक्षण कौशल का अंतर्भाग यानी कोर है। और ये भी कह सकते हैं कि हर कौशल के लिए अलग से अभ्यास चाहिए, ये भी है। और प्रश्न करना सूक्ष्म शिक्षण का एक घटक है, अर्थात जो पूछा गया प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है अर्थात सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है कि यह एक शिक्षण विधि नहीं है। ठीक है, शिक्षण विधि में सूक्ष्म शिक्षण नहीं आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से आर्मस्ट्रांग किस विधि के मुख्य प्रतिपादक थे। ठीक है, जो आर्मस्ट्रांग थे वो किस विधि के मुख्य प्रतिपादक थे। पहला विकल्प है समस्या समाधान की विधि। दूसरा है परियोजना विधि। तीसरा है विचार विमर्श विधि। चौथा है अनुमानी या ह्यूरिस्टिक विधि। तो आपको बताना है कि जो आर्मस्ट्रांग थे वो किस विधि के मुख्य प्रतिपादक थे। सोचिए और बताइए उत्तर। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है अनुमानी विधि यानी ह्यूरिस्टिक विधि के मुख्य प्रतिपादक कौन थे, आर्मस्ट्रांग। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थिति में विचार विमर्श विधि उपयोगी होती है। देखिए एक विधि और आ रही है आगे कि विचार विमर्श विधि उपयोगी किस स्थिति में होती है। आपको बताना है इसका उत्तर साथियों। ठीक है, पहला है विकल्प विषय बहुत ही सरल हो। दूसरा है विषय थोड़ा कठिन हो। तीसरा है विषय बहुत ही कठिन हो। चौथा है सभी परिस्थितियों में। अब आपको बताना है कि किन परिस्थितियों में विचार विमर्श विधि उपयोगी होती है। सोचिए और जल्दी बताइए इसका उत्तर। तो साथियों इसका जो उत्तर है वो है सभी परिस्थितियों में। विषय बहुत सरल हो उसमें विचार विमर्श विधि काम आती है, और विषय थोड़ा कठिन हो तो वहाँ भी विचार विमर्श विधि होगी, और विषय बहुत ही कठिन हो वहाँ भी विचार विमर्श विधि होगी। अर्थात जो विचार विमर्श विधि होती है वह कठिन सरल या बहुत कठिन सारे जो बिंदु हैं इन बिंदु में विचार विमर्श विधि उपयोगी होती है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, नोट भी करेंगे। अगला चल रहा है प्रश्न। आगे पूछा जा रहा है कि शिक्षण में शैक्षिक प्रौद्योगिकी बहुत उपयोगी है क्योंकि। देखिए जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है वो क्यों उपयोगी है आपको बताना है। पहला विकल्प है यह समय की मांग है। दूसरा विकल्प है यह प्रसिद्ध संस्थानों द्वारा अपनाई गई है। तीसरा विकल्प है यह शिक्षण को प्रभावी और कुशल बनाता है। चौथा विकल्प है यह छात्रों को शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों के प्रति आकर्षित करता है। तो बताना है साथियों इस प्रश्न का जो समुचित उत्तर है वो क्या होगा। देखिए जो प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके सम्मुख लाए हैं ये स्तरीय प्रश्न है, उच्च स्तरीय प्रश्न है, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आपको बताना है सोच समझ के इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प नंबर सी। देखिए जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है ना शिक्षण में, ये शिक्षण को प्रभावी और कुशल बनाता है। इसको ध्यान रखेंगे, शिक्षण को प्रभावी भी बनाता है और कुशल भी बनाता है। ठीक है, बहुत उपयोगी शब्द जोड़ रखा है इसमें, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई लोग यह छात्र को शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों के प्रति आकर्षित करता है की तरफ भी जाएंगे, लेकिन शब्द है जो पूछा जा रहा प्रश्न बहुत उपयोगी। देखिए बहुत उपयोगी और थोड़ा कम उपयोगी,
इसमें थोड़ा सा अंतर है, शब्दों का खेल है, इसको समझ के आप इसका सही समुचित उत्तर की ओर चल रहे हैं। तो तीसरा विकल्प इसका सही होगा कि यह शिक्षण को प्रभावी बनाता है, एक, दूसरा कुशल बनाता है। कौन? शैक्षिक प्रौद्योगिकी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आगे चल रहे हैं। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है, यदि एक छात्र कक्षा में बात करने के लिए एक हाथ उठाता है तो वह उपयोग करता है। आपको बताना है कि जो छात्र है कक्षा में वो बात करने के लिए एक हाथ उठाता है तो वह उपयोग करता है, किसका कर रहा है आपको बताना है। पहला है संशोधक, दूसरा है प्रतीक, तीसरा है नियामक, चौथा है प्रदर्शन। तो अब आपको बताना है साथियों, यदि एक छात्र कक्षा में बात करने के लिए हाथ उठाता है तो हाथ उठाता है तो वो किस चीज़ का उपयोग कर रहा है, यह आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो प्रतीक है, अर्थात हाथ उठाना एक प्रतीक के रूप में वो प्रदर्शित कर रहा है साथियों। तो इसका जो सही उत्तर है, जो कक्षा में जो छात्र है वो बात करने के लिए हाथ उठाता है तो वो प्रतीक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा अच्छे से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए पूछा जा रहा है कि कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा अच्छे से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो पहला विकल्प है, ये प्रश्न पूछा भी गया है दिसंबर 1998 में, यानी पहले काफी पहले पूछा गया है प्रश्न। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प है साथियों कक्षा के शिक्षक द्वारा, दूसरा है विषय के शिक्षक द्वारा, तीसरा प्रधान अध्यापक द्वारा, चौथा है स्वयं छात्र द्वारा। तो आपको बताना है कि कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा अच्छे से व्यवस्थित किया जा सकता है, कि कौन करेगा जो है मनोवैज्ञानिक पहलुओं को सबसे अच्छी तरह व्यवस्थित कौन कर सकता है, आपको बताना है। कौन कर सकता है साथियों? कक्षा के शिक्षक द्वारा। कक्षा का जो शिक्षक है वो मनोवैज्ञानिक पहलुओं को जो अच्छे से व्यवस्थित कर सकता है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। पुस्तकें संप्रेषण का मुख्य स्रोत हो सकती हैं। देखिए संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। देखिए प्रश्न है कि पुस्तकें संप्रेषण का मुख्य स्रोत हो सकती है। पहला विकल्प है सामग्री का सारांश प्रदान करवाकर, दूसरा विकल्प है उदाहरणात्मक सामग्री प्रदान करवाकर, तीसरा विकल्प है हिंदी माध्यम द्वारा, चौथा विकल्प है सामग्री को अच्छे प्रिंट के माध्यम से प्रस्तुत करवाकर। अब आपको बताना है कि जो पुस्तकें हैं वो पुस्तकें जो है संप्रेषण का मुख्य स्रोत हो सकती है। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है साथियों। इसका जो समुचित उत्तर है वो है उदाहरणात्मक सामग्री प्रदान करवाकर। पुस्तकें संप्रेषण का मुख्य स्रोत हो सकती है कब? जब उदाहरणात्मक सामग्री प्रदान करवाएगा। कौन? पुस्तकों के माध्यम से। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न था तो आप ध्यान रखेंगे इसको भी। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए कई बार जल्दबाजी में जो परीक्षार्थी हैं वो प्रश्न को समुचित तरीके से समझते नहीं है, तो वो सत्य नहीं है पूछा जा रहा है, वो सत्य है वो अपने दिमाग में रख लेते हैं। इसको ध्यान रखना है, सत्य नहीं है, कौन सा कथन ऐसा है जो सत्य नहीं है बताना है। पहला विकल्प है एक अच्छा संदेश वाहक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा है एक अच्छे संदेश वाहक को हास्यवृत्ति सेंस ऑफ ह्यूमर की अच्छी समझ होती है। तीसरा है एक अच्छा संदेश वाहक अच्छा पाठक होता है। चौथा है एक अच्छे संदेश वाहक का भाषा पर नियंत्रण होता है। अब आपको बताना है इसका जो है विकल्प का समुचित उत्तर क्या है, जो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है कहा जा रहा है। ठीक है, सत्य नहीं है ये ध्यान रखना है। तो साथियों इसका जो उत्तर है वो पहला वाला है। पहला वाला जो कथन है ये असत्य कथन है। ठीक है, और बाकी सब सत्य है। कि देखिए कहते कह रहा कि एक अच्छा संदेश वाहक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? ठीक है, एक अच्छा संदेश वाहक एक अच्छा शिक्षक भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए कथन ये गलत है। और नीचे के विकल्प हैं एक अच्छे संदेश वाहक को हास्य वृत्ति की अच्छी समझ होती है, ये सही है।
एक अच्छा संदेशवाहक अच्छा पाठक होता है, ये भी सही है। और आगे एक अच्छे संदेशवाहक का भाषा पर नियंत्रण होता है। ठीक है, ये तीनों सही हैं और पहला वाला कथन गलत है। ठीक है, अर्थात पूछे गए प्रश्न का जो विकल्प सही है वो पहला वाला है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम ग्रामीणों के बीच साक्षरता यानी लिटरेसी को बढ़ावा देने में सही नहीं हो सकता। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा माध्यम ग्रामीणों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में सही नहीं हो सकता। जून 2003 में ये पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा जो है माध्यम ऐसा है जो ग्रामीणों के बीच जाके साक्षरता को बढ़ावा नहीं दे सकता। पहला है प्रदर्शन, दूसरा है पढ़ना और लिखना, तीसरा है टीवी और फिल्म प्रक्षेपक यानी प्रोजेक्टर पर सामग्री उपलब्ध करवाना, चौथा है बड़ी समूह चर्चा। बताइए। इसका जो सही नहीं है वो है साथियों बड़ी समूह चर्चा। ठीक है, प्रदर्शन करके हम उनको लिटरेसी के बारे में बता सकते हैं, पढ़ना और लिखना इसके माध्यम से हम लिटरेसी के बारे में बता सकते हैं, शिक्षा के बारे में, है ना, साक्षरता के बारे में बता सकते हैं। टीवी और फिल्म प्रक्षेपक यानी प्रोजेक्टर के माध्यम से उनको जो है हम बता सकते हैं कि साक्षरता क्या है, लेकिन बड़ी समूह चर्चा उनके साथ हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो ग्रामीणों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में सही नहीं है वो है हमारा चौथा वाला विकल्प। जो बड़ी समूह चर्चा है साथियों वो उनसे हम नहीं कर सकते हैं। बड़ी समूह की समूह चर्चा तो कर सकते हैं लेकिन बड़ी समूह चर्चा ग्रामीणों के बीच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पारा लैंग्वेज के मुख्य घटक हैं। ठीक है, पारा लैंग्वेज के मुख्य घटक कौन कौन से हैं बताना है आपको। पहला विकल्प है स्वर यानी टोन, दूसरा है स्वरमान यानी पिच, तीसरा है स्वर की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ वॉइस, चौथा है बोलने की गति रेट ऑफ डिलीवरिंग वर्ड्स। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। इसका जो सी वाला विकल्प है साथियों, जो सी वाला विकल्प है इसमें एक, ठीक है, दो या तीन, ठीक है, या जो डी वाला विकल्प होगा वो है उपयुक्त सभी। तो अब आपको बताना है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पारा लैंग्वेज के मुख्य घटक हैं। पहला विकल्प है स्वर यानी टोन, दूसरा है स्वरमान यानी पिच, तीसरा है स्वर की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ वॉइस, चौथा है बोलने की गति रेट ऑफ डिलीवरिंग वर्ड्स। तो इसका पहला विकल्प है एक दो तीन, दूसरा विकल्प है दो तीन चार, तीसरा विकल्प है साथियों पहला दूसरा या तीसरा, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो अब आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है उपयुक्त सभी। जो पारा लैंग्वेज के मुख्य घटक हैं स्वर भी है, स्वरमान भी है, स्वर की गुणवत्ता भी है और बोलने की गति भी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने शामिल करने का प्रयास किया है साथियों। अब पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से www किसका संक्षिप्त रूप है। ठीक है, www जो है किसका संक्षिप्त रूप है साथियों, इसको आपको बताना है। ये कई बार पूछा जाता है। पहला है हु व्हाट एंड वेयर, दूसरा है विंड वाइड वेव, तीसरा है विंड वाइड वेव, चौथा है वर्ल्ड वाइड वेव। अब बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है चौथा वाला, जो www है, जो 3 बार W लिखा जाता है, उसका जो संक्षिप्त रूप है यानी फुल फॉर्म है वह है WORD वर्ल्ड, वाइड WIDE वाइड और WEB वेव, वर्ल्ड वाइड
वेब, ठीक है, www का संक्षिप्त रूप है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसके बाद पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरनेट को परिभाषित करता है। कौन सा कथन ऐसा है जो इंटरनेट को परिभाषित करता है। पहला विकल्प है एक हार्डवेयर नेटवर्किंग तकनीक है, दूसरा है वर्ल्ड वाइड वेब है, तीसरा है एक नेटवर्क से जुड़े हुए सभी कंप्यूटरों का समूह, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि इंटरनेट को परिभाषित कौन सा कथन करता है। सोचिए और सही प्रश्न की ओर आइए। इसका सही उत्तर है साथियों एक नेटवर्क से जुड़े हुए सभी कंप्यूटरों का समूह, ठीक है। इसका जो समुचित उत्तर होगा वो होगा कि एक नेटवर्क से जुड़े हुए सभी कंप्यूटरों का समूह जो है इंटरनेट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आगे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल के यूआरएल को सही तरीके से दर्शाता है। जो ईमेल का यूआरएल है वो सही तरीके से किसको दर्शाता है पूछा जा रहा है। पहला विकल्प है www.mail.com, उसके बाद है www@mail.com, तीसरा है www@mail.com, उसके बाद चौथा है www.mail.com। अब आपको बताना है इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है साथियों दूसरा वाला www@mail.com, ठीक है। ये यूआरएल को सही तरीके से दर्शाता है, सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से HTML मूल रूप से किसको डिजाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो HTML है वो मूल रूप से किसको डिजाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। पहला विकल्प है वेब पेज, दूसरा है वेबसाइट, तीसरा है ग्राफिक्स, चौथा है टेबल्स और फ्रेम। अब आपको बताना कि HTML जो मूल रूप से डिजाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो किसको किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वह है वेब पेज को। HTML मूल रूप से वेब पेज को डिजाइन करता है, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो श्रृंखला है हम बार बार कह रहे हैं दिसंबर 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला आपके सम्मुख हम लाने का प्रयास किया है हमने। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही तल्लीनता से, गहनता से आप देखेंगे, समझेंगे, उत्तर की ओर आएंगे। तो इसका जो समुचित उत्तर था वो था वेब पेज, ठीक है। HTML मूल रूप से वेब पेज को डिजाइन करता है। चल रहे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल संदेश को छोटे पैकेट्स में विभाजित करने एवं उनका पुनः संयोजन करने तथा पता आदि विषयों के बारे में नियम निर्धारित करता है। पहला विकल्प है HTTP, दूसरा है TCP/1P, तीसरा विकल्प है FTP, चौथा है उपयुक्त सभी। बताइए सही उत्तर क्या है। जो ऐसा प्रोटोकॉल बताना जो छोटे पैकेट्स में विभाजित करने एवं उनका पुनः संयोजन करने तथा पता आदि विषयों के बारे में नियम निर्धारित करता है, ये कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है आपको बताना है। सोचिए और उत्तर की ओर आइए। इसका जो सही उत्तर है साथियों वह TCP/1P, ठीक है। ये TCP/1P क्या करता है, प्रोटोकॉल संदेश को छोटे पैकेट्स में विभाजित करने एवं उनका पुनः संयोजन करने तथा पता आदि विषयों के बारे में नियम निर्धारित करता है। ये ध्यान रखिएगा, नियम निर्धारण का काम करता है, ठीक है। उसके बाद चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न पूछा जा रहा है दिशा निर्देशों या मानकों का ऐसा सेट जो यह निर्धारित करता है कि डेटा फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक किस प्रारूप में भेजा जाए, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि दिशा निर्देशों या मानकों का ऐसा सेट जो यह निर्धारित करता है कि डेटा फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक किस प्रारूप में भेजा जाए। पहला विकल्प है SMTP, दूसरा विकल्प है TCP, तीसरा विकल्प है FTP, चौथा विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है। प्रश्न के उत्तर की ओर आइए। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है
तीसरा वाला FTP। FTP क्या करता है? दिशा निर्देशों या मानकों का ऐसा सेट है FTP जो डेटा फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने का काम करता है FTP। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल के आदान प्रदान के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता है? आपको ऐसा प्रोटोकॉल का नाम बताना है जो ईमेल के आदान प्रदान के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। पहला विकल्प है SMTP, दूसरा है TCP, तीसरा है IP, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न को समझिए और उत्तर की ओर आइए और बताइए कौन सा सही उत्तर है इसका। इसका सही उत्तर है साथियों SMTP। SMTP क्या करता है? एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो ईमेल के आदान प्रदान के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल है यानी ईमेल, उसके आदान प्रदान करने के लिए विशेष उपयोग में लाया जाता है, जिसे बोलते हैं SMTP। ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है, यदि वेब खोज के दौरान एक बड़ी संख्या में बहुत कम प्रासंगिक जानकारी के साथ दस्तावेज सामने आते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही माना जाएगा? पहला विकल्प है कम स्मृति, दूसरा है वेब क्रॉल, तीसरा है कम परिशुद्धता दर, चौथा है कम वेब प्रतिक्रिया। पूछा जा रहा है कि यदि वेब खोज के दौरान एक बड़ी संख्या में बहुत कम प्रासंगिक जानकारी के साथ दस्तावेज सामने आते हैं तो कौन सा विकल्प सही माना जाएगा? विकल्प 4 है, चारों को पढ़िए और सही उत्तर की ओर आइए। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है पहला वाला कम स्मृति। जो कम स्मृति है वो क्या करता है? वेब खोज के दौरान एक बड़ी संख्या में बहुत कम प्रासंगिक जानकारी के साथ दस्तावेज सामने लाता है, कम स्मृति। और शब्द से ही पता लग रहा है ना। नेक्स्ट, एक वेब पेज पर यदि हम किसी शब्द को क्लिक करते हैं तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है, इसको क्या कहा जाता है? पहला विकल्प है एंकर, दूसरा है URL, तीसरा है हाइपरलिंक, चौथा है संदर्भ। बताइए जरा, एक वेब पेज पर यदि हम किसी शब्द को क्लिक करते हैं तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है, उसका नाम क्या है बताइए? उसका नाम है साथियों हाइपरलिंक। देखिए, जब हम वेब पेज पर जब सर्च करते हैं, शब्द को लिखते हैं, क्लिक करते हैं तो नया डॉक्यूमेंट जो खुलता है उसे कहते हैं हाइपरलिंक। ठीक है, हाइपरलिंक कहा जाता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट वेब पेज और वेब पर इसके कंप्यूटर की पहचान करता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट वेब पेज और वेब पर इसके कंप्यूटर की पहचान करता है? पहला विकल्प है वेबसाइट, दूसरा है वेबसाइट पता, तीसरा है URL, चौथा है डोमेन नाम। प्रश्न के विकल्प को समझिए, प्रश्न को समझिए और उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों डोमेन नाम। डोमेन नाम क्या करता है? एक ऐसा विशिष्ट वेब पेज होता है और वेब पर इसके कंप्यूटर की पहचान करता है डोमेन नाम। ठीक है, इसको भी आप समझ लेंगे। आगे चल रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा Amazon.com के सभी वेब पृष्ठों पर समान रूप से लगा होता है? ये अद्यतन प्रश्न है, पूछे जाने की प्रबल संभावना भी है कि निम्नलिखित में से कौन सा Amazon.com के सभी वेब पृष्ठों पर समान रूप से लगा होता है? पहला विकल्प है टॉप लेवल डोमेन, दूसरा है वेबसाइट, तीसरा है वेबसाइट एड्रेस, चौथा है वेब डोमेन। आपको बताना है कि Amazon.com के सभी वेब पृष्ठों पर समान रूप से लगाया जाता है। ये क्या होता है साथी? ये होता है वेबसाइट। ठीक है, जो Amazon.com है ये वेब पृष्ठों में वेबसाइट के लिए लगाया जाता है। उसके बाद आगे चल रहे हैं, निम्नलिखित में से एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स किस वर्ग के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं? एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स किस वर्ग के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं? पहला विकल्प है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीसरा है ब्राउजर्स, चौथा है इंटरनेट उपकरण। जल्दी प्रश्न की ओर आ जाइए, प्रश्न को समझिए, उत्तर बताइए कि एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स किस वर्ग के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत है?
ये है साथियों ब्राउजर्स। जो एक्सप्लोरर है और फायरफॉक्स है ये ब्राउजर्स है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स ये ब्राउजर है। अगला चल रहे हैं, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से फायरवॉल का उपयोग किस से संचार नेटवर्क की रक्षा के लिए किया जाता है। फायरवॉल, पहला विकल्प है अनाधिकृत हमलों से, दूसरा है वायरस के हमले से, तीसरा है डेटा आधारित हमलों से, चौथा है उपयुक्त सभी से। अब बताइए इसका उत्तर। जो फायरवॉल है इसका उपयोग किस से संचार नेटवर्क की रक्षा करने के लिए। साथ ही इसका उत्तर है अनाधिकृत। वैसे थोड़ा भाषागत त्रुटि मुझे लगती है, अनाधिकृत की जगह अनधिकृत विशुद्ध माना जाता है, तो आप इसको भी समझ लेंगे अनधिकृत, है ना। तो अनधिकृत हमलों से कौन बचाता है, फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। किससे, अनधिकृत यानी अनाधिकृत हमलों से बचने के लिए फायरवॉल का उपयोग संचार नेटवर्क की रक्षा के लिए किया जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। पूछा जा रहा है कि एक इंटरनेट के रूप में एक साधारण टेलीफोन के उपयोग को क्या कहा जाता है। 2006 में पूछा गया है, जून 2006 में, कि एक इंटरनेट के रूप में एक साधारण टेलीफोन के उपयोग को क्या कहा जाता है। पहला विकल्प है वॉइस नेट, दूसरा है वॉइस टेलीफोन, तीसरा है वॉइस लाइन, चौथा है वॉइस पोर्टल। बताइए एक इंटरनेट के रूप में एक साधारण टेलीफोन के उपयोग को क्या कहा जाता है। साथियों, जो साधारण टेलीफोन का उपयोग है किसके लिए, इंटरनेट के रूप में, उसे कहा जाता है वॉइस लाइन। ठीक है, वॉइस लाइन जो होती है वो इंटरनेट के रूप में एक साधारण टेलीफोन के उपयोग के लिए किया जाता है, वॉइस लाइन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा, वॉइस लाइन। आगे चल रहे हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आईएसपी निःशुल्क है। आईएसपी निःशुल्क है। पहला है कॉम्प्यूसर्व, दूसरा है एओएल, तीसरा है नेट जीरो, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आईएसपी निःशुल्क कौन सा है। इसका समुचित उत्तर है साथियों नेट जीरो। नेट जीरो जो है आईएसपी निःशुल्क है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत में शिक्षा के तृतीयक स्तर पर मुख्य प्रबंधक निकाय कौन सा है। भारत में शिक्षा के तृतीयक स्तर पर मुख्य प्रबंधक निकाय कौन सा है। निकाय बताना आपको। पहला है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, दूसरा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तीसरा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, चौथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। बताइए। और है पूछा जा रहा है कि भारत में शिक्षा के तृतीयक स्तर पर मुख्य प्रबंधक निकाय कौन सा है। पहला विकल्प है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, दूसरा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तीसरा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, चौथा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प नंबर डी। देखिए, भारत में शिक्षा के तृतीयक स्तर पर मुख्य प्रबंधक निकाय है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, यानी यूजीसी। ठीक है, तो यूजीसी क्या है, शिक्षा के तृतीयक स्तर पर मुख्य प्रबंधक निकाय। अगला प्रश्न है, निम्न में से तृतीयक शिक्षा के कौन से अवयव है। देखिए, तृतीयक शिक्षा जो है ऊपर हमने पढ़ा है कि अवयव बताने हैं आपको। पहला विकल्प है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, दूसरा है उच्च शिक्षा, तीसरा है व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, चौथा है बी और सी। तो अब आपको बताना है कि तृतीयक शिक्षा के अवयव कौन कौन से हैं। तो साथियों, इसका जो उत्तर है वो विकल्प बी भी सही है और सी भी सही है, अर्थात इसका जो समुचित उत्तर है वो डी वाला है। तो इसमें जो तृतीयक शिक्षा में है उच्च शिक्षा भी आता है, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण भी इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, तृतीयक शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है,
उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षा का नियामक है। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपको बताना कि कौन सा उच्च शिक्षा का नियामक है। पहला है NCERT, दूसरा है AICTE, तीसरा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, चौथा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो बताइए उच्च शिक्षा का नियामक कौन सा है। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कई प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो उच्च शिक्षा का नियामक है साथियों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी UGC जो है उच्च शिक्षा का नियामक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने शिक्षा के 4 स्तंभों की अवधारणा दी। देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी ऐसी संस्था थी जिसने शिक्षा के 4 स्तंभों की अवधारणा दी। पहला है यूनिसेफ, दूसरा है UGC, तीसरा है NCTE, चौथा है यूनेस्को। जल्दी प्रश्न के उत्तरों को, विकल्पों को समझिए और उत्तर सही जो समुचित उत्तर है उसको बताइए कि किस संस्था ने शिक्षा के 4 स्तंभों की अवधारणा दी। कि शिक्षा के 4 स्तंभ। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है यूनेस्को। यूनेस्को ने कहा कि शिक्षा के 4 स्तंभ होने चाहिए। यूनेस्को इसका सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करना है। कौन सी ऐसी संस्था का उद्देश्य है जो उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करने की बात करता है। पहला है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान, तीसरा है दोनों यानी A और B, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा कि कौन सी ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य रहा है कि उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि हो। तो वो है साथियों राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करना है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो पहला वाला है। ठीक है, चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सक्रिय विश्वविद्यालय यानी प्रोएक्टिव यूनिवर्सिटी की अवधारणा को प्रतिपादित करती है। आपको बताना है इसका उत्तर कि कौन सी ऐसी संस्था है जो सक्रिय विश्वविद्यालय की अवधारणा को प्रतिपादित करती है। पहला विकल्प है UNDP, दूसरा है यूनेस्को, तीसरा है AICTE, चौथा है UGC। तो सक्रिय विश्वविद्यालय की अवधारणा को कौन सी संस्था प्रतिपादित करती है साथियों। इसका सही उत्तर है यूनेस्को। यूनेस्को जो है सक्रिय विश्वविद्यालय की अवधारणा को प्रतिपादित करती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में इस बात का उल्लेख है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कथन जैसा है। पूछा जा रहा है कि भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है। तो कौन सा ऐसा दस्तावेज है। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दूसरा है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, तीसरा है शिक्षा आयोग, चौथा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। बताइए जरा जल्दी से जल्दी बताइए कि साथियों इसका उत्तर है शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग कहता है कि भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है। कौन कह रहा है। शिक्षा आयोग। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथन को समेकित दृष्टिकोण कहा जा सकता है। कौन सा ऐसा कथन है जिसको समेकित दृष्टिकोण कहा जा सकता है। पहला विकल्प है शिक्षण संस्थानों द्वारा शिक्षा, दूसरा है शिक्षा को जीवन से जोड़ना, तीसरा है परंपरागत शिक्षण, चौथा है उपरोक्त सभी। बताइए सही उत्तर क्या है कि कौन सा ऐसा कथन है जो समेकित दृष्टिकोण, जिसे हम समेकित दृष्टिकोण कह सकते हैं। यह साथियों शिक्षा को जीवन से जोड़ना। शिक्षा को जीवन से जोड़ना समेकित दृष्टिकोण है। ठीक है, शिक्षा को जीवन से जोड़ना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने UGC की स्थापना
की सिफारिश की और यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है। अब आपको बताना कि कौन सी जो है किस आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की, कहा कि यूजीसी की स्थापना होनी चाहिए और यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है। पहला है राधाकृष्णन आयोग, दूसरा है मुदालिर आयोग, तीसरा है वर्धा आयोग, चौथा है कोठारी आयोग। बताइए इसका सही उत्तर है साथियों राधाकृष्णन आयोग। ये जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है राधाकृष्णन आयोग को, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महापुरुष द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? पहला विकल्प है लाला लाजपत राय, दूसरा है पंडित मदन मोहन मालवीय, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है ज्योतिबा फुले। तो बताइए जो BHU है यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की है? इसकी स्थापना की है साथियों मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की है। उसके बाद है निम्नलिखित में से यूजीसी अधिनियम की कौन सी धारा विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय और शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के अनुरक्षण के बारे में है? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाए कि यूजीसी अधिनियम की कौन सी ऐसी धारा जो विश्वविद्यालय के शिक्षा के समन्वय और शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के अनुरक्षण के बारे में है? पहला विकल्प है धारा 12, दूसरा है धारा 15, तीसरा है धारा 25, चौथा है धारा 28। बताइए जरा। इसका उत्तर है साथियों धारा 12 कहती है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय और शिक्षा, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के अनुरक्षण के बारे में। कौन सी धारा है साथियों? धारा 12। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है। हालांकि ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है इसमें बढ़ोतरी होती रहती है। तो पूछा जा रहा है कि किस राज्य में सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? पहला विकल्प है नई दिल्ली, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा विकल्प विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त नहीं है? पहला विकल्प है राज्य सरकार, दूसरा है केंद्रीय सरकार, तीसरा है यूजीसी, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो समुचित उत्तर है वो है यूजीसी। यूजीसी क्या करता है? विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त नहीं है। देखिए पूछा जा रहा है जो है विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने में सशक्त नहीं है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों है अस्तित्व में लाने के लिए, लेकिन यूजीसी अस्तित्व में लाने की शर्त नहीं रखती है। मानक निर्धारण कई चीजें करती है लेकिन अस्तित्व में लाने को सशक्त नहीं है, ये ध्यान रखिएगा यूजीसी। ठीक है, उसके बाद 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से आपको बताना है निम्नलिखित में से कितने विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? कि कितने विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम यानी 2009 के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? 12, 16, 40, 43। बताइए। ये थे साथियों 16 जो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत 16 विश्वविद्यालयों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों के किस वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे अधिक विश्वविद्यालय आते हैं? यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपको बताना है कि विश्वविद्यालयों के किस वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे अधिक विश्वविद्यालय आते हैं। पहला विकल्प है केंद्रीय विश्वविद्यालय, दूसरा राज्य विश्वविद्यालय, तीसरा डीम्ड विश्वविद्यालय, चौथा है निजी विश्वविद्यालय। बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों राज्य विश्वविद्यालय। राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत सबसे अधिक विश्वविद्यालय आते हैं। ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत सबसे अधिक विश्वविद्यालय आते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है साथियों
में से विश्वविद्यालयों के किस वर्गीकरण के अंतर्गत विद्यार्थियों के सबसे अधिक नामांकन होते हैं? अब आपको बताना है निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों के किस वर्गीकरण के अंतर्गत विद्यार्थियों के सबसे अधिक नामांकन होते हैं? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों के किस वर्गीकरण के अंतर्गत विद्यार्थियों के सबसे अधिक नामांकन होते हैं? पहला विकल्प है केंद्रीय विश्वविद्यालय, दूसरा है राज्य विश्वविद्यालय, तीसरा है डीम्ड विश्वविद्यालय, चौथा है निजी विश्वविद्यालय। बताइए जरा, सोचिए और बताइए सही विकल्प क्या है साथियों। इसका सही विकल्प है साथियों राज्य विश्वविद्यालय। ठीक है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय के किस वर्गीकरण में विद्यार्थी की सबसे अधिक नामांकन, जाहिर सी बात है वही राज्य विश्वविद्यालय सबसे अधिक होंगे तो नामांकन भी सबसे अधिक होगा। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा कि किस वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे अधिक विश्वविद्यालय है, तो राज्य विश्वविद्यालय थे। और राज्य विश्वविद्यालय में तो विद्यार्थियों के नामांकन की संख्या तो अधिक होगी, है ना। सबसे अधिक विद्यालय हैं तो विश्वविद्यालय हैं तो सबसे अधिक विद्यार्थियों के नामांकन होंगे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस स्थिति में सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिसंबर 2009 में पूछा गया है यूजीसी नेट में। पहला विकल्प है शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान, दूसरा है शिक्षण अभ्यास के दौरान, तीसरा है शिक्षण अभ्यास के बाद, चौथा है सदैव। बताओ सही उत्तर क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण है, माइक्रो टीचिंग, सबसे अधिक प्रभावी कब होता है? सबसे अधिक प्रभावी होता है साथियों शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान। शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान जो सूक्ष्म शिक्षण है वो सबसे अधिक प्रभावी होता है। तो इसका पहला विकल्प सही है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किस कक्षा या कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक उपयोगी होता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी कक्षाएं के विद्यार्थियों के लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक उपयोगी होता है। पहला विकल्प है केवल प्राथमिक कक्षाओं में, दूसरा है केवल जूनियर कक्षाओं में, तीसरा है केवल 10+2 कक्षाओं में, चौथा प्राथमिक और उच्च दोनों कक्षाओं में। बताइए कौन सी कक्षाओं में के विद्यार्थियों के लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक उपयोगी होता है? इसका सही उत्तर है साथियों प्राथमिक और उच्च दोनों कक्षाओं के लिए, प्राथमिक भी और उच्च दोनों कक्षाओं के लिए सूक्ष्म शिक्षण जो है, सूक्ष्म शिक्षण उच्च और प्राथमिक दोनों कक्षाओं के लिए बच्चों के लिए अधिक उपयोगी होता है। फिर है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने 1961 सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा विश्वविद्यालय ऐसा था जिसने 1961 में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? पहला स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, दूसरा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, तीसरा दिल्ली विश्वविद्यालय, चौथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। बताइए, तो यह सही उत्तर इसका सही है साथियों स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। एक तो ये ध्यान रखना है, और कब किया था? 1961 में। किस विश्वविद्यालय ने? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने। उसके बाद आगे है निम्नलिखित में से अनुदेशात्मक प्रक्रिया किस शिक्षण प्रतिमान का मुख्य घटक है? बताना कि निम्नलिखित में से अनुदेशात्मक प्रक्रिया किस शिक्षण प्रतिमान का मुख्य घटक है? पहला विकल्प है छात्र केंद्रित शिक्षण प्रतिमान, दूसरा मूलभूत शिक्षण प्रतिमान, तीसरा आगमनात्मक प्रतिमान, चौथा उपरोक्त सभी। बताइए सही उत्तर। पूछा जा रहा है कि अनुदेशात्मक प्रक्रिया किस शिक्षण प्रतिमान का मुख्य घटक है? तो इसका सही उत्तर है साथियों मूलभूत शिक्षण प्रतिमान। जो अनुदेशात्मक प्रक्रिया जो है मूलभूत शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत के मुख्य घटक में शामिल किया जाता है, मूलभूत शिक्षण प्रतिमान। अंतिम प्रश्न है साथियों इस सीरीज का। प्रश्न है जॉन डेवी ने शिक्षा के क्षेत्र में किस बात पर अधिक बल दिया है? पहला विकल्प है क्रियामूलक ज्ञान, दूसरा सत्तावादी शिक्षण विधियों पर, तीसरा दोहराव शिक्षण पर, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, जॉन डेवी को आप सभी ने पढ़ा है शिक्षा दर्शन में, शिक्षा मनोविज्ञान में जॉन डेवी को आपने पढ़ा है। जॉन डेवी ने शिक्षा के क्षेत्र में किस बात पर अधिक बल दिया है? तो उन्होंने कहा कि क्रियामूलक ज्ञान। उन्होंने कहा साथियों क्रियामूलक ज्ञान
क्रियामूलक ज्ञान पर जॉन डीवी ने सबसे ज़्यादा बल दिया है। तो इसका पहला विकल्प सही होगा। ठीक है, तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आप सभी ने पढ़ी समझी और निश्चित रूप से आप सभी को इन प्रश्नों से लाभ होगा साथियों परीक्षा में। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो यदि आप सभी को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम सभी को जो है आगे जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमको मिलती रहेगी, आप सभी को प्राप्त होती रहेगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।